नमस्कार बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। बच्चों, सल्तनत कालीन का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे। सल्तनत कालीन का अर्थ है सल्तनत के समय की, यानी दिल्ली सल्तनत के समय की, सुल्तानों के समय की। और संस्कृति किसे कहते हैं? बच्चों, संस्कृति शब्द एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है। संस्कृति में किसी समाज के रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, पहनावा इत्यादि ही नहीं आते, बल्कि उस समाज में रहने वाले लोगों के आचार विचार और सोचने समझने के तरीके भी आते हैं। इस तरह संस्कृति किसी समाज में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका होती है। और आज के पाठ में हम दिल्ली सल्तनत काल की संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित पिछले पाठों के माध्यम से अब तक हमने क्या क्या जाना। बच्चों, हमने जाना कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी की जीत ने भारत में तुर्कों के लिए द्वार खोल दिए, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, सल्तनत काल की शुरुआत हुई और भारत में तुर्कों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्कों ने दिल्ली को अपने शासन का केंद्र बनाया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तभी से तुर्क राज्य तुर्क सल्तनत कहा जाने लगा। फिर 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने शासन की सत्ता संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बस तभी से तुर्क सल्तनत दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाने लगा और प्रसिद्ध हो गया। और बच्चों, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने लगभग 320 वर्ष तक राज किया। इन 5 वंशों के अनेक सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। ये 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और बच्चों, 1526 ईस्वी तक इन 5 वंशों के अनेक सुल्तानों ने लगभग 320 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले ये सभी शासक विदेशी थे। मध्य एशियाई देशों जैसे अफगानिस्तान, फारस और तुर्की आदि देशों से ये आए थे। तो बच्चों, क्योंकि ये दूसरे देशों से आए थे तो इनकी जो रहन सहन और संस्कृति अलग थी। भारत के अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाज थे, और जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ को भारतीय संस्कृति के विकास का एक नया काल माना जाता है, यानी सल्तनत कालीन संस्कृति के समय से भारतीय संस्कृति का एक नई दिशा में विकास हुआ। क्योंकि सल्तनत काल के इन शासकों का शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य तथा स्थापत्य कला में अपना अलग दृष्टिकोण था, तथा भारत के शासकों का अपना अलग दृष्टिकोण था। जब ये दो अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से मिले तो भारत में एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। तो आज के इस पाठ में हम भारत में इस मिलीजुली संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और सल्तनत काल के हम केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सल्तनत कालीन प्रशासन की इकाइयों के क्या नाम थे। सल्तनत काल का जो प्रशासन था वो कितनी इकाइयों में बटा हुआ था। बच्चों, हम आज के पाठ में सल्तनत कालीन समाज के बारे में भी चर्चा करेंगे, भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के बारे में जानेंगे, और हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम प्रमुख सूफी संतों के नाम और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो बच्चों अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं सल्तनत काल के केंद्रीय शासन से, सल्तनत काल के प्रशासन से। तो सल्तनत काल में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सल्तनत यानी सुल्तानों का। तो सल्तनत काल में बच्चों सुल्तानों का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, सर्वोपरि था। राज्य के राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान में ही निहित थी। यानी राज्य में क्या काम होने हैं, कानून किस तरह के बनने हैं, या सैनिकों में और अपनी सेना में क्या नए कानून बनाने हैं, क्या नए नियम बनाने हैं, ये सारे कार्य सुल्तान में ही निहित थे। ये सारे अधिकार सुल्तान के ही पास थे। सुल्तान ही सेना का प्रधान सेनापति भी होता था। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी सुल्तान की होती थी। राज्य में शासन व्यवस्था कैसे बननी है, कैसे शासन सुचारू रूप से चलना है, ये जिम्मेदारी भी सुल्तान की ही होती थी। और बच्चों कानून और न्याय व्यवस्था का जो जिम्मा था वो भी सुल्तान के ही पास था। यानी कैसे कानून बनने हैं, किस तरह से न्याय होना है और कैसे ऐसे इंतजामात किए जाएं कि सभी को राज्य में न्याय प्राप्त हो, ये सारा दायित्व भी सुल्तान के ही पास था। लेकिन न्याय संबंधी कार्यों में अपनी मदद के लिए जो ये सुल्तान थे, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, जो कि न्याय संबंधी कार्यों में सुल्तानों की सहायता किया करते थे। लेकिन यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत होती थी, अर्थात यदि कोई पदाधिकारी कोई गलत कार्य करता था, उसकी शिकायत करता था, तो उसको ये अधिकार था कि वो सीधे सुल्तान से उसकी शिकायत कर सके और न्याय की अपील कर सके। इस तरह न्याय करना सुल्तान का महत्वपूर्ण दायित्व था। और अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सल्तनत काल का जो शासन था वो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इकाइयों में बटा हुआ था। अब हम केंद्रीय शासन कैसा था इसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने जाना कि प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद सुल्तान का होता था, तो केंद्रीय शासन में भी सुल्तान का पद ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च होता था, सर्वोपरि होता था। सुल्तान स्वयं अपनी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और कहाँ युद्ध होने हैं, यानी किन देशों के साथ युद्ध होने हैं, किन देशों के साथ संधि होनी है, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं सुल्तान के ही पास होता था। न्याय के क्षेत्र में भी सुल्तान का निर्णय अंतिम होता था। यानी सुल्तान अगर किसी बात पर अपना न्याय दे देता था, अपना फैसला कर देता था, तो वही उसका सुल्तान द्वारा किया गया न्याय ही अंतिम न्याय होता था। लेकिन बच्चों इन सब कार्यों में अपनी मदद के लिए सुल्तान ने मंत्रियों की नियुक्ति की थी। तो जो ये मंत्री थे ये सुल्तान की मदद के लिए नियुक्त होते थे, लेकिन मंत्रियों का अपने पद पर रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी मंत्री कब तक अपने पद पर रहेंगे ये सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। सुल्तान यदि चाहता था तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता था। मंत्रियों की संख्या अर्थात उसके राज्य में कितने मंत्री होने हैं, यह संख्या भी सुल्तान की इच्छा पर निर्भर होती थी। मंत्रियों को कितने अधिकार दिए जाने हैं और मंत्रियों के क्या क्या कर्तव्य निश्चित होने हैं, यह सब तय करने का अधिकार भी सुल्तान के पास होता था। तो इस तरह से जो केंद्रीय शासन था उसमें सुल्तान का पद सबसे ऊंचा था, लेकिन सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था और सारे मंत्री ही सुल्तान की इच्छा अनुसार, उसके दिए गए अधिकारों के अनुसार ही अपने कार्य करते थे। और बच्चों जैसे आप आजकल देखते हो कि हमारा देश अनेक प्रदेशों में बटा हुआ है, इसी तरह से सल्तनत काल में भी देश अनेक प्रांतों में विभक्त था और इन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। बच्चों आपको याद होगा कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, इक्ता व्यवस्था की नींव डाली थी। तो इन प्रांतों को पहले इक्ता कहा जाता था और यही इक्ता बाद में विलायत कहे जाते थे। इक्ते का एक अधिकारी होता था जिसे इक्तादार कहा जाता था। बच्चों आपको ये भी याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी भी सुल्तान बनने से पहले अवध और कड़ा का इक्तादार था। तो पहले ये इक्तादार था, बाद में सुल्तान बना।
तो जो ये इक्तादार होते थे ये अपने इक्ते के अधिकारी होते थे। इक्तादार ही बाद में मुक्ति या वली कहलाए जाते थे। और बच्चों, इक्तादारों की नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था और इक्तादारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। ऐसा नहीं था कि किसी भी व्यक्ति को इक्तादार बनाया जा सके, बल्कि जिन लोगों में सैन्य प्रतिभा होती थी, यानी जो लोग सेना का संचालन करने में सक्षम होते थे और जिन्हें हथियार चलाने आते थे, अस्त्र शस्त्रों का बेहतर प्रयोग करना आता था, प्रशासनिक व्यवस्था बनानी आती थी, उन्हीं लोगों को इक्तादार नियुक्त किया जाता था। यानी स्वयं सुल्तान सैन्य और प्रशासनिक योग्यता के आधार पर इक्तादारों की नियुक्ति करता था। इक्तादारों की अपनी सेना होती थी, तो इनकी सेना में पैदल सैनिक भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे, फौजी दस्ते भी होते थे। तो इस तरह इक्तादारों की अपनी सेना होती थी, लेकिन ये सब इक्तादार सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे, यानी इन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों का सुल्तान को जवाब देना होता था। अपने इक्ता में ये जो भी कार्य करते थे उसके लिए ये सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे। बच्चों, अब हम देखेंगे कि इन इक्तादारों के कार्य क्या थे। इक्तादारों का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य था अपने प्रांत में यानी अपने इक्ता में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यानी सुल्तान के आदेशों का पालन करवाना। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा जो इक्तादार थे वो अपने इक्ता में होने वाले आपराधिक मामलों में भी फैसला करते थे। यानी उनके इक्ता में यदि कोई लड़ाई झगड़े इत्यादि का कोई आपराधिक मामला होता था तो उसमें इक्तादार न्यायाधीश का काम करता था, फैसला करता था। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि वह अपने इक्ता से कर का संग्रह करने में सहायता करता था। यानी उसके इक्ता से जो राजस्व एकत्रित होता था, जो कर यानी जो टैक्स एकत्रित होता था, उसको एकत्रित करने में इक्तादार सहायता करते थे। बच्चों, प्रांतीय शासन जो था उसमें काजी और सद्र नाम के भी दो पद होते थे, और ये काजी और सद्र नाम के दोनों पद अधिकांशतः एक ही व्यक्ति के पास होते थे। काजी के रूप में वही व्यक्ति दीवानी मामलों में यानी धन संपत्ति से संबंधित लड़ाई झगड़ों के मामलों में फैसला करता था, यानी धन संपत्ति दीवानी मामलों में न्याय का कार्य करता था। और सद्र के रूप में वही व्यक्ति धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक के रूप में कार्य करता था, यानी धर्म के क्षेत्र में दान इत्यादि देने की व्यवस्था करता था। प्रांतों में बच्चों कई जिले होते थे और इन जिलों को उस समय सरकार कहा जाता था, और प्रत्येक जिले का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको प्रमुख शिकदार कहा जाता था। फिर जो ये जिले थे जिनको उस समय सरकार कहा जाता था, इन जिलों के नीचे इनके उप संभागीय क्षेत्र होते थे। इन उप संभागीय क्षेत्र या उप संभागीय भागों को शिक कहा जाता था, और शिक का जो अधिकारी होता था उसे शिकदार कहते थे। तो बच्चों, जिले के अधिकारी को प्रमुख शिकदार और शिक के अधिकारी को शिकदार कहते थे। ये दोनों ही अधिकारी यानी प्रमुख शिकदार और शिकदार अपनी अपनी इकाइयों के प्रमुख अधिकारी होते थे। यानी जिले का प्रमुख अधिकारी प्रमुख शिकदार होता था और शिक का अधिकारी शिकदार होता था। और ये लोग कार्य क्या करते थे बच्चों? ये अपने अपने क्षेत्र से राजस्व वसूली करने में, यानी भू राजस्व जो होता था, भूमि से लगने वाला जो टैक्स होता था या जो और कोई भी राज्य द्वारा निर्धारित टैक्स होते थे, उनको वसूल करने में ये सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इसके अलावा प्रांतों में एक भू राजस्व अधिकारी भी होता था जिसे कि आमिल कहा जाता था। तो जो ये भू राजस्व अधिकारी आमिल होता था, इसके पास राजस्व एकत्रित करने से संबंधित सभी कागजात होते थे और ये सारे भू राजस्व का हिसाब किताब रखता था। प्रांतों में एक कोषाध्यक्ष भी होता था जिसे फौतदार कहते थे। जो फौतदार होता था ये इक्ता का यानी प्रांत का जो आय व्यय था, जो हिसाब किताब था, क्या धन एकत्रित हुआ, कितना धन व्यय हो गया, इस सब का हिसाब किताब प्रांत का
अधिकारी फौजदार रखता था। तो इस तरह बच्चों प्रांतों में काजी और सद्र के पद थे, प्रमुख शिकदार और शिकदार के पद थे, आमिल तथा फौजदार के पद थे। अब हम देखते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय मतलब किसी स्थान विशेष का शासन। तो बच्चों प्रत्येक शिक को, अभी हमने पढ़ा कि प्रांत जो था वो शिक में बटा हुआ था और प्रत्येक शिक को परगनों में बांटा जाता था। और ये परगना क्या होता था बच्चों? परगना होता था गांवों का समूह, यानी एक परगना के अंदर कई सारे गांव आते थे और फिर परगना के नीचे गांव होता था। जो ये गांव था ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। गांव के मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। और बच्चों इस गांव के मुखिया के कार्य क्या होते थे? गांव का मुखिया भू राजस्व की वसूली करता था, यानी गांव में किस व्यक्ति से कितना भू राजस्व लिया जाना है, अर्थात किसके पास कितनी जमीन है और उसके हिस्से में कितना राजस्व अदा करना आता है, ये सारा कार्य गांव का मुखिया देखता था। और गांव के जो राजस्व संबंधी कागजात होते थे उनका रखरखाव भी गांव का मुखिया, जिसे कि मुकद्दम या चौधरी कहते थे, वही इसका रखरखाव करता था। अब बच्चों आई गांव की सुरक्षा की बात कि गांव की सुरक्षा कैसे होती थी। तो गांवों में एक चौकीदार होता था जो कि गांव की सुरक्षा का कार्य करता था। और बच्चों गांव के ये सभी अधिकारी वंशानुगत होते थे। वंशानुगत का मतलब है कि यदि इस पद पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो फिर उन्हीं के परिवार से उनके पुत्र या पौत्र आदि उनके स्थान पर कार्य करते थे। तो इस तरह से जो भी ये गांव के अधिकारी होते थे ये सब वंशानुगत होते थे। इसके अलावा जो भी गांव से वसूल किया जाने वाला कर होता था, यानी जितना भी वो राजस्व एकत्रित करते थे उसका एक भाग गांव के इन अधिकारियों को भी मिलता था। इस तरह से मध्यकालीन भारत में यानी सल्तनत काल में गांवों की व्यवस्था लगभग वैसी ही रही जैसे कि प्राचीन काल के भारत में थी। अर्थात सल्तनत काल में सुल्तानों ने गांवों की प्रशासन व्यवस्था में कोई अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। यदि गांवों से सही तरीके से राजस्व एकत्रित होता रहता था तो ये जो सुल्तान थे ये गांव के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते थे और गांवों का जो प्रशासन था वो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता था। इस तरह बच्चों हमने देखा कि सुल्तानों के समय में सल्तनत काल में प्रशासन व्यवस्था कैसे चली थी। हमने इसमें जाना कि प्रशासन का जो सबसे ऊंचा पद होता था वह स्वयं सुल्तान का होता था। सुल्तान सर्वोपरि था, सबसे महत्वपूर्ण पद था, सर्वोच्च होता था। सुल्तान से ऊपर सल्तनत काल में कोई भी नहीं था। हमने ये भी जाना कि सुल्तानों ने अपनी शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपने प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय इकाइयों में बांटा हुआ था। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो ये दिल्ली सल्तनत थी इसमें सुल्तानों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के जो ये उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य होने लगे और उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो कम होती चली गई, यानी सल्तनत कमज़ोर होने लगी। इस कारण विभिन्न भागों में जो बहुत से इक़्तादार थे उन्होंने अपने नए राज्य बना लिए। यानी जो इक़्तादार थे, आप जानते हो, आपने अभी जाना कि इक़्तेदारों की अपनी सेना होती थी। तो इस तरह से जब वो अयोग्य उत्तराधिकारी आए, उत्तराधिकारियों के पास जो शक्ति थी वो कम होती चली गई और कम होने के कारण इन इक़्तादारों ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने नए राज्य इन्होंने बना लिए। उत्तर भारत के कुछ प्रांत सल्तनत से अलग हो गई। अलग होकर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला सबसे पहला प्रांत था जौनपुर। जौनपुर के अलावा बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर और मेवाड़ भी सल्तनत से अलग हो गए। तो बच्चों अब हम सल्तनत काल की इन इकाइयों को एक बार दोहरा लेते हैं। सल्तनत काल की सबसे पहली इकाई थी साम्राज्य। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा था जिन्हें कहते थे इक्ता। इक्ता के नीचे उसके उपसंभागीय भाग होते थे जिनको शिक कहा जाता था।
शिक के नीचे परगना होता था और परगनों के नीचे ग्राम होता था। तो इस तरह से साम्राज्य सबसे ऊंची इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई थी, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो बच्चों, ये बात तो हुई सल्तनत काल की राजनीतिक व्यवस्था की। अब हम बात करेंगे कि सल्तनत काल का समाज कैसा था। तो बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि ये सभी शासक विदेशी थे, मध्य एशियाई देशों के थे, इसलिए शुरुआती दौर में सामाजिक, सांस्कृतिक जो ये रीति रिवाज थे, जो विचार थे, इनमें भारतीयों के और सल्तनत काल के शासकों के विचार अलग थे। इसलिए इन विचारों और रिवाजों में भिन्नता होने के कारण शुरुआती दौर में समाज में संघर्ष और टकराव की स्थिति बन गई। तुर्कों के आने से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा बढ़ गई। स्त्रियों की स्थिति पर पर्दा प्रथा का बहुत ही प्रतिकूल यानी विपरीत यानी बुरा प्रभाव पड़ा। स्त्रियां सिर्फ घरों तक सीमित होने लगी और बड़े घरों में यानी अमीर घरानों में पर्दा प्रथा अधिक थी। और फिर धीरे धीरे समाज में बाह्य आडंबर, पाखंड, दिखावा, धन संपत्ति का प्रदर्शन करना, ये जो है इस तरह के अवगुण समाज में उत्पन्न होने लगे और समाज में इन सब बातों से तनाव भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों के जीवन के जो नैतिक मूल्य थे, प्रेम, आपसी सद्भावना, सहिष्णुता, सहनशीलता, इन सारे गुणों का जो है समाज से ह्रास होने लगा, यानी ये समाज से कम होने लगे। और फिर स्थिति ये हुई कि लोग धीरे धीरे बनावटी जीवन से, पाखंडों से, बाह्य आडंबरों से थकने लगे और ऐसी स्थिति में समाज में भक्तों और सूफी संतों का आगमन हुआ। इन भक्तों और सूफी संतों ने समाज को सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश दिया, यानी इन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोगों का जीवन सादा होना चाहिए और उनके विचार ऊंचे होने चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के बारे में। तुर्कों व अफगानों के धार्मिक विचारों और संस्कृति का भारतीय समाज एवं विचारों पर प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज में जाति प्रथा यानी ऊंच नीच की भावना और बाह्य आडंबर फैले हुए थे। समाज में बहुत सी कुरीतियां भी फैली हुई थी। इस तरह समाज की कुरीतियों को दूर करने और समाज में एकता, प्रेम फैलाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए समाज सुधारकों ने लोगों को, समाज को आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह के गुणों को बढ़ाने का लोगों को संदेश दिया। इन भक्ति संतों ने और सूफी संतों ने लोगों को ये कहा, ऐसा समझाया कि कर्म कांडों की अपेक्षा अर्थात पाखंड और दिखावे की अपेक्षा सच्चे मन से ईश्वर की अगर उपासना की जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ है। इनके संदेशों से यानी भक्ति संतों और सूफी संतों के संदेशों से समाज में धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा मिला, यानी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने लगे। और बच्चों, संतों और समाज सुधारकों द्वारा समाज में जो ये आंदोलन चलाया गया था, यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में जान लेते हैं कि उस समय सल्तनत काल में प्रमुख भक्ति संत कौन कौन थे। ये थे बच्चों कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि अनेक संत थे जो कि सल्तनत कालीन समाज में लोगों को सद्भावना, भाईचारा और सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा दे रहे थे। इन संतों ने साधारण बोलचाल की भाषा में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए गीत और दोहे लिखे। साधारण यानी जो सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उसी में ये अपने गीत और दोहे लिखते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके गीत और दोहों में छिपे संदेशों को समझ सकें। इनके द्वारा दिए गए अनेक संदेशों को लोग आज तक मानते आ रहे हैं। हम आज भी उनके दिए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका पालन करते हैं। इसके अलावा ये सभी संत ऊंच नीच और जाति पाति के खिलाफ थे, यानी समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, इस तरह की बात, इस तरह का विश्वास इन सारे भक्ति संतों का था। इन्होंने संदेश दिया कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में एक समान हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर को पाने का रास्ता भी सबके लिए एक जैसा है।
यानी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, ईश्वर को पाने का रास्ता सबके लिए एक ही जैसा है। और ईश्वर को पाने का उन्होंने रास्ता क्या बताया? बच्चों, भक्ति काल के संतों ने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। अब हम भक्ति संतों में प्रमुख कुछ संतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हैं बच्चों कबीरदास। इनके अनेक दोहे और चौपाई आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जरूर पढ़े होंगे। कबीरदास का पालन पोषण काशी के एक जुलाहे परिवार में हुआ था। कबीरदास समाज में फैली हुई जाति पाति, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों और कुप्रथाओं के घोर विरोधी थे तथा लोगों में, समाज में आपसी प्रेम के पक्षधर थे। ये कहते थे कि जाति पाति के आधार पर एक दूसरे से नफरत करने की बजाय यदि लोग एक दूसरे से प्रेम करें तो ये समाज में सबसे अच्छा उपाय होगा शांति और प्रेम से रहने के लिए। कबीर निरंकारी परमेश्वर में विश्वास करते थे, अर्थात कबीर जो थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका मानना था कि पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कबीरदास ने संदेश दिया कि पोथी पढ़ने से, पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो प्रेम का संदेश पढ़ता है, जो लोगों से प्रेम करता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। बच्चों, मीराबाई राजस्थान से संबंधित थी और राणा रतन सिंह की पुत्री थी। उन्होंने अपने भक्ति और आदर्शों के लिए समाज की गलत परंपराओं को तोड़ा। उनका एक प्रसिद्ध भजन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति कोई ही। यानी मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र स्वामी मानती थी। ऐसा ही संदेश गुरु नानक ने दिया, जो कि पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी में पैदा हुए थे। इन्होंने सिख धर्म चलाया, एक ही ईश्वर है इस बात का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षाएं दी, ईश्वर एक है, उसका नाम जपो। ईश्वर हर जगह, हर प्राणी में मौजूद है। मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो तथा अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को दान भी करो। बच्चों, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद भी भक्ति संतों में से एक हैं। इन्होंने भी बाह्य आडंबर और कर्मकांडों का विरोध किया। रामानंद जो थे ये कबीर और संत रैदास के गुरु थे, जिन्होंने संदेश दिया कि जाति पाति पूछे ना कोई, प्रभु का भजे सो प्रभु का होई। यानी जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान को याद करता है, वही भगवान का हो जाता है। भक्ति आंदोलन के कुछ अन्य संत थे, संत रविदास, संत तुकाराम, संत दादू, वल्लभाचार्य आदि अनेक संत हुए, जिन्होंने अपने विचारों द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। और बच्चों, इन सभी भक्त संतों के उपदेश और दोहे आज भी समाज को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे भक्ति संत थे, वैसे ही कुछ मुसलमान भी संत थे, जिन्हें सूफी संतों के नाम से जाना जाता है, जिनमें मुख्य नाम थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद। इन सूफी संतों ने भी संदेश दिया कि सच्चे दिल से ईश्वर को प्रेम करो, अल्लाह को प्रेम करो, अपने बुरे कार्यों के लिए पछतावा करो, यही अल्लाह को पाने का सही तरीका है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता, मानवता के प्रति प्रेम की भावना में उनका विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू और मुसलमान सभी लोग प्रभावित हुए। बच्चों, आज हमने सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बारे में जाना और भक्ति आंदोलन के बारे में भी जाना। बच्चों, आपके सामने एक गतिविधि है, इसके माध्यम से हम आज के पढ़े हुए पाठ को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है कि केंद्रीय शासन में शिकदार का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। क्या ये सच है? ये गलत है, क्योंकि सुल्तान का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता था। जिले के नीचे उपसंभागीय क्षेत्रों को शिक कहा जाता था। ये कथन एकदम सत्य है। अगला कथन है शिक के भू राजस्व अधिकारी को आमिल कहते थे। बच्चों, ये कथन भी सत्य है। फिर कहा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना थी। सोचो बच्चों, क्या ये सत्य है? ये असत्य है, क्योंकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। बच्चों, अब आपके लिए ये एक अभ्यास कार्य है। आपको सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन करना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को दोहराएंगे और सल्तनत कालीन प्रशासन, जो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में हमने बात की, उसका वर्णन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि संतों और समाज सुधारों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया, अर्थात उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने भक्ति आंदोलन को चलाया।
एक प्रोजेक्ट वर्क भी है बच्चों आपके लिए। इसमें आपको सल्तनत काल में प्रारंभ हुए भक्ति आंदोलन के भक्ति संतों और सूफी संतों के चित्र चिपकाने हैं और उनके चित्र के साथ ही उनकी शिक्षाओं को, उनके द्वारा दिए गए संदेशों को एकत्रित करना है और चित्र और शिक्षाओं को एकत्रित कर आप उसका एक कोलाज बनाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा है ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।